Hello students, good evening to you all. I hope आपको सब समझ आ रहा होगा. Am I audible? Am I audible to you? Just let me know if I am clearly audible and visible. जल्दी से ज्वाइन कर लो सब लोग. I'll wait for 2 minutes for people to join, then I'll start the lecture. तो हमारा सीरीज चल रहा है ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टुडे इज द 4th लेक्चर. 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जिसमें काफ़ी सारा टॉपिक कवर किया जा चुका है. तो आई होप आपने वो सब पढ़ा होगा और आज फिर से आप ज्वाइन हुए आफ्टर रीडिंग दोज 3 सेशंस. और आई होप कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि अपलोडेड है हमारी ऐप पे. उनको भी जाके अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो क्योंकि बहुत हेल्पफुल है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. प्लीज़ बता दो, एम आई ऑडिबल इनफ? कंटिन्यू लेक्चर इफ आई एम ऑडिबल. चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. So today's lecture will be based on the topic performance appraisal and evaluation. What is performance appraisal and evaluation और उसके important terms और बाकी सारा डिस्कशन करेंगे हम. तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या समझ आता है? मतलब अप्रेज करना, इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. जो एम्प्लॉय साल भर काम करता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है या बेकार काम कर रहा है? हाउ ही इज वर्किंग और शी इज वर्किंग, दैट वुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर हम इवैल्यूएट करेंगे. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब फॉर अ जॉब इन टर्म्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट्स. एम्प्लॉय से जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, उसने वो मीट की है या नहीं की है, दैट वुड बी नोन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल. एक पूरा फॉर्मेट होता है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. तो अभी के लिए हम मीनिंग जान लेते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, जज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय कि उसने कैसा काम किया है फॉर फ्यूचर ग्रोथ. उसका प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, उसको कुछ ट्रेनिंग चाहिए, सजेस्ट करना है, तो सब कुछ डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है. हेलो एवरीवन, हेलो शुभम, राहुल, श्रुति. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. चलो अभी हम देखते हैं बाकी की इम्पोर्टेंट. तो जो मैकग्रेगर थे उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था रिगार्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल.
अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान्स आर डिजाइन टू मीट 3 नीड्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भी फॉर्मल अप्रेजल होता है, फॉर्मल अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वो बेसिकली 3 नीड्स के लिए होता है। फर्स्ट इज, पहली जो नीड है, ठीक है, इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और दो जो नीड्स हैं इट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, जो इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है वो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो 1 फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, 2 फॉर द इंडिविजुअल्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पीपल आर ज्वाइनिंग नाउ, सो हेलो दिशा। तो जो पहला हमारा पॉइंट है दैट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, तो ये है प्रोवाइड सिस्टमैटिक जजमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो सिस्टमैटिक जजमेंट प्रोवाइड करता है। अब सिस्टमैटिक जजमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जजमेंट के हाउ ही हैज वर्कड फॉर द एंटायर ईयर, उसने कैसा काम किया है। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है, इसके पीछे भी एक पर्पस है, फॉर डिसाइडिंग, आपने सुना होगा हर साल एम्प्लॉय को हाइक मिलता है, ठीक है, प्रमोशन हो जाता है या फिर उसका डिमोशन हो जाता है या उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ऐसे ही कोई सडनली आके डिसाइडेड नहीं कर लेती ऑर्गेनाइजेशन के ये एम्प्लॉय को हमको प्रमोट करना है, इतना सैलरी हाइक देना है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो ये होता है फॉर डिसाइडिंग सैलरी इंक्रीज, ट्रांसफर्स, अगर ट्रांसफर करना है कोई एम्प्लॉय का तो वो, डिमोशंस और टर्मिनेशन। अगर एम्प्लॉय ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है, इज नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, और उससे उम्मीद भी नहीं है कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, टर्मिनेट ही कर देती है, एम्प्लॉय को निकाल देती है ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, तो दिस वाज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द रेस्ट 2 पॉइंट्स आर फॉर इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उसके लिए है। ठीक है, टू लेट एम्प्लॉयज नो वेयर ही स्टैंड्स, एम्प्लॉयज को बताने के लिए कि वो कहाँ पर खड़े, ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल अभी क्या है और क्या हो सकता है फॉर दीज। ठीक है, फिर इसमें क्या किया जाता है, इसके पीछे का क्या पर्पस है, इसके पीछे का ये पर्पस है कि अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग देयर वर्क, तो सजेशंस मिलते हैं उनको। ठीक है, स्किल्स नॉलेज अगर चाहिए तो वो भी मिलता है। ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट्स उनको हेल्प करते हैं टू गेन स्किल्स नॉलेज एंड प्रोवाइड सजेशंस। ठीक है, अब जो थर्ड इट इज अगेन फॉर द एम्प्लॉय, ये क्या है, यूज्ड एज अ बेस फॉर कोचिंग एंड काउंसलिंग द इंडिविजुअल बाय द सुपरवाइजर। अब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ इंडिविजुअल का, तो जो उसका सुपरवाइजर है और बॉस है, ही फील्स दैट ही हैज द पोटेंशियल, ठीक है, टू परफॉर्म बेटर, उसका पोटेंशियल वो अभी पूरा यूज नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर वो अपना पोटेंशियल पूरा यूज करे। तो बेस प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर कोचिंग एंड काउंसलिंग द इंडिविजुअल बाय द सुपरवाइजर, उसको काउंसलिंग और कोचिंग भी दी जाती है बाय द सुपरवाइजर और बॉस टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। ठीक है, समझ आया, अभी तक समझ आया हो तो बता दो मुझे, आ गया है, ऑल क्लियर। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सिस्टमैटिक evaluation of the individual with respect to his or her performance on the job and his or her potential for development। परफॉर्मेंस अप्रेजल में पूरा इवेल्युएशन किया जाता है एम्प्लॉय का कि वो कैसा काम कर रहा है और उसका कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल के साथ वो काम कर सकता है, एवरीथिंग इज इवेल्युएटेड। और ये कैसा इवेल्युएशन होता है, सिस्टमैटिक, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, अनसिस्टमैटिक नहीं होता कि कुछ भी चाहे वो कर लिया, इट इज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक इवेल्युएशन।
ओके, गॉट इट? ओके, श्रुति ने लिख दिया है कि उनको सब समझ आ गया है। चलो, अब माइंड में आता है कि क्या क्या इवेल्युएट होता है, व्हाट शुड बी रेटेड और इवेल्युएटेड, क्या क्या रेट किया जा सकता है या इवेल्युएट किया जा सकता है। तो देयर आर 7 क्राइटेरिया फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर 7 फैक्टर्स होते हैं विच आर रिटन ओवर हियर। तो 7 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 7 क्राइटेरियाज आर। फर्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, एम्प्लॉय ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो किस लेवल का है। ठीक है, क्वालिटी मीट की है कि नहीं, उससे जो भी एक्सपेक्टेड था वो मीट किया है कि नहीं। ठीक है, क्वालिटी मीन्स द डिग्री को भी रब कर देती हूँ, द डिग्री टू विच वर्क इज परफॉर्म्ड परफेक्टली। परफेक्ट परफॉर्मेंस है कि नहीं, क्वालिटी ठीक है कि नहीं, जो उससे एक्सपेक्टेड था वो परफॉर्म किया है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया क्वालिटी, सेकंड हो गया क्वांटिटी। अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, प्लस जितना उससे एक्सपेक्टेड है, जितना काम एक्सपेक्टेड है उतना भी करना चाहिए। तो क्वांटिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये मेजर किया जा सकता है, इधर द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स और यूनिट्स। तो ये किसी भी टर्म में मेजर किया जा सकता है और क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी कि कैसी कितनी क्वांटिटी, कितना वर्क परफॉर्म किया है एम्प्लॉय में। द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, अब क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, नेक्स्ट कम्स टाइमलीनेस। ठीक है, एम्प्लॉय अच्छा काम भी कर रहा है, ठीक है, अच्छे नंबर में भी काम करे, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी है एज वेल एज क्वांटिटी भी अच्छी है। बट हियर कम्स द थर्ड फैक्टर, टाइमलीनेस। हो सकता है उसको जो टाइम फ्रेम दिया उसने उसमें टाइम कंप्लीट नहीं किया, तो इट विल बी ऑफ नो यूज। मतलब हमको सपोज गुड्स प्रोड्यूस करने थे विद इन अ डे, बट उसने प्रोड्यूस किए विद इन अ मंथ, तो इतना यूजफुल नहीं होगा, भले क्वालिटी भी अच्छी है क्वांटिटी भी अच्छी है। तो अगेन टाइमलीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, डिग्री है कि उस टाइम में हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, इट डिफाइंस टाइमलीनेस। ठीक है, टाइमलीनेस हो गया, नेक्स्ट कम्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब जो कॉस्ट है वो वर्क प्रोड्यूस करने की उतने कॉस्ट में हो रहा है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं, इट इज इवेल्युएटेड इन दिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट कम नीड फॉर सुपरविजन। अब एम्प्लॉय काम कर रहा है बट उसको कितनी नीड है सुपरविजन की, उसको हेल्प की कितनी नीड है सुपरवाइजर से, वो डिटरमाइन किया जाता है। और कितने विदाउट सुपरविजन अगर वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो उस बेसिस पर भी उसको जज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम इंटरपर्सनल इम्पैक्ट। इंटरपर्सनल से क्या मीनिंग है, रिलेशंस विथ अदर एम्प्लॉयज, कि वो कितना उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है दूसरे एम्प्लॉयज को, कैसे खुद के काम के बिकॉज ऑफ हिज वर्क या बिहेवियर, हाउ ही इज इन्फ्लुएंसिंग और motivating other employees of the organization, that is also judged under interpersonal impact. तो राखी इज आस्किंग डेमो क्लास अवेलेबल है क्या। यस राखी, डेमो क्लास है अवेलेबल फॉर 7 days, तब जाके अवेल कर सकते हो ऑन आवर ऐप। ठीक है, गुडविल क्रिएट कर रहा है या नहीं,
कॉपरेशन से काम कर रहा है नहीं विद हिज सबऑर्डिनेट्स, तो उस पर भी उसका जजमेंट होता है। नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग। अब क्या डिटरमाइन किया जाता है इसमें कि एम्प्लॉय का जो काम कर रहा है फॉर हिज वर्क, डू ही नीड ट्रेनिंग और नॉट। अगर उसकी नीड है तो ट्रेनिंग मिलती है, नहीं है तो नहीं मिलती है। ठीक है, तो वेदर ट्रेनिंग इज नीडेड। ठीक है, सॉरी, समझ आया आपको 7 फैक्टर्स? आ गया हो तो प्लीज मुझे लिख दो ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट जो है दैट इज मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या मेथड ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। पहला है ट्रेडिशनल, जो कि काफी पहले से चला आ रहा है, एंड नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड। तो जो आज की रिसेंट कंपनीज हैं या मॉडर्न कंपनीज है, न्यू कंपनीज है, इट इज अडॉप्टेड बाय ऑल ऑफ देम। ठीक है, ओके तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड है दैट इज स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, आपको समझ आ रहा होगा। इसमें रैंक इज गिवन टू ईच एम्प्लॉय। जो भी सुपरवाइजर है वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज को इवेल्युएट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, एंड देन ही गिव्स रैंक फ्रॉम फर्स्ट टू 10th, और जो भी जितने भी एम्प्लॉयज है एक ऑर्डर में रैंक दे देता है। जो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ही इज गिवन फर्स्ट रैंक, फिर सेकेंड एंड देन रिस्पेक्टिवली। तो जो सुपरवाइजर है वो रैंक अलॉट कर देता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, सौरभ इज आस्किंग न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। सौरभ बैच ऑलरेडी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 21st ऑफ मार्च, और फ्यूचर में भी होगा, तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। पेयर्ड कंपैरिजन क्या है? पेयर्ड मतलब किसी और से कंपेयर करना। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जाम्पल 5 एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एवरी एम्प्लॉय विल बी कंपेयर्ड विद 4 अदर एम्प्लॉयज। ठीक है, ABCDE एम्प्लॉय है। ओके, तो क्या होगा, ए को कंपेयर किया जाएगा BCDE से, बी को किया जाएगा ACDE, एंड सेम अलाइक। तो इसमें इनको कंपेयर किया जाता है एंड देन उसको रैंक अलॉट की जाती है, उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ए को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले बी से, कौन अच्छा है, फिर सपोज ए अच्छा है तो देन ए विल बी कंपेयर्ड विथ C, D एंड E। ठीक है, ऐसे ही बी को ए से हो चुका है कंपैरिजन, तो फिर बाकी रिमेनिंग से होगा C, D, A एंड E, और फिर उसको डिसाइड किया जाएगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट है मैन टू मैन कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइडेड होते हैं। फैक्टर्स लाइक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लीडरशिप हो गया, डिपेंडेबिलिटी हो गया, मतलब एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डिसाइड किए जाते हैं, लाइक लीडरशिप, डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव। ठीक है, फिर एक स्केल डिटरमाइन किया जाता है और स्केल पर रेट किया जाता है इन फैक्टर्स को। ठीक है, एंड देन एवरी इंडिविजुअल इज रेटेड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप में उसको 3 मिले, डिपेंडेबिलिटी में 2 मिले, इनिशिएटिव में 5 मिले, तो ऐसे उसको रेट किया जाता है। मैन टू मैन मतलब एवरी इंडिविजुअल का अलग से होता है।
ओके। तो नेक्स्ट कम्स ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड से समझ आ रहा है ग्रेड। अब इसमें क्या कर देते हैं, ग्रेड दे देते हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है, फिर गुड, फेयर एंड पुअर। ओके, फिर हर एम्प्लॉय को रेट किया जाता है और उसको एक ग्रेड अलॉट हो जाता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर और पुअर, इनमें से एक अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्क, और फिर उस पर उसकी रेटिंग डिसाइड होती है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल डिसाइड होता है। ओके okay? चलो, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ग्रेडिंग भी हमारा, ग्रेडिंग भी हो गया है। नाउ कम्स फोर्स्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड। इसमें क्या होता है, पूरा एक फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, में बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं, एक स्टेटमेंट होता है या सीरीज ऑफ आइटम्स होता है। फिर सीरीज ऑफ आइटम्स जो होते हैं, फिर एम्प्लॉयज की प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको रेट किया जाता है कि वो कैसा इस आइटम में कैसा परफॉर्म करता है, और उसका फिर जजमेंट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक। नाउ कम्स नेक्स्ट जो था, दैट इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, एक बहुत सारे आइटम्स होते हैं और चेकलिस्ट होती है, मतलब आपको राइट या रॉन्ग, इधर यस और नो, ठीक है। मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। एम्प्लॉय के बिहेवियर पे उसको जज किया जा रहा है, तो डज ही गिव रिस्पेक्ट टू हिज सुपीरियर्स, ठीक है, इधर लिखा था यस और नो। अब लगता है कि एम्प्लॉय देता है अगर रिस्पेक्ट तो यस पे हो जाएगा, टिक, अगर नो पे है तो नो पे हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसको देखते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है कि नहीं, फॉलोड, तो पता चला वो इंस्ट्रक्शन तो फॉलो नहीं करता, तो ये चेकलिस्ट होगी, फिर चेकलिस्ट को जज किया जाएगा और उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या था हमारा, प्री एसए मेथड। नेक्स्ट इज प्री एसए मेथड। अब फ्री ऐसे मेथड से आप समझ गए होंगे अब तक कि फ्री ऐसे मतलब इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, एम्प्लॉय ओपन एंडेडली डिस्कस करता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, वो सब कुछ ऐसे की तरह लिख लेता है अबाउट हिज परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, टाइमलीनेस, सब कुछ वो फ्री ऐसे की तरह एक राइट डाउन कर, जॉट डाउन कर लेता है, एंड देन ही इज अप्रेज्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी तक ये ट्रेडिशनल मेथड समझ आया नहीं आए? पंकज इज आस्किंग मैम कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए। तो पंकज, आप हमारी ऐप पर जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहां पर जाके रजिस्टर करो ऐप में, तो यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स। ऐप आप यहाँ पर लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो कुमार, या फिर आप प्ले स्टोर या एप्लीकेशन स्टोर पर जाकर भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है IFAS। चलो, अब
अब हमारे हो गए ट्रेडिशनल मेथड्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मॉडर्न मेथड्स। अब मॉडर्न मेथड्स आर बेटर देन दी ट्रेडिशनल मेथड्स, क्योंकि ये मॉडिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो फर्स्ट है अप्रेजल बाय रिजल्ट्स और एमबीओ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एमबीओ स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो टारगेट सेट किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, इट इज सेट बाय द एम्प्लॉइज देमसेल्व्स। एम्प्लॉय पहले खुद का पोटेंशियल देखते हैं क्या क्या गोल्स हैं, दे आर सेट बाय देमसेल्व्स अलोंग विद देयर सुपीरियर्स और मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों एंगेज रहते हैं इसमें, और दोनों सेट करते हैं गोल्स। ठीक है, तो टारगेट्स भी एम्प्लॉयज ही सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें सब कुछ बताया जाता है, कैसे गोल अचीव करना है, कितना गोल अचीव करना है। तो सब कुछ क्या होता है, डिस्कशन होता है बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। तो इंगेजमेंट काफ़ी होता है एम्प्लॉयज का, तो इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट सेंटर मेथड। चलो, असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है, इट इज अ सेंटर, मतलब सेंटर है तो काफी लोग होंगे, तो काफी सारे रेटर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को रेट करते हैं अलॉन्ग विथ मैनी एम्प्लॉयज। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं टू रेट द एम्प्लॉयज। तो एक्टिविटीज लाइक बास्केट एक्सरसाइज, बिजनेस गेम्स, लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन, सारे गेम्स होते हैं, सारी एक्टिविटीज होती हैं। एंड देन आफ्टर एम्प्लॉय इज जज्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो होता है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज ह्यूमन असेट्स अकाउंटिंग मेथड। अब आपको समझ आ रहा होगा ये क्या होता है, ह्यूमन असेट अकाउंटिंग। जो ह्यूमन असेट्स है उनकी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, उनको यूज किया जाता है अकाउंटिंग में। और इसमें क्या होता है, ह्यूमन एसेट को मनी फॉर्म में डिवोट कर दिया जाता है, मतलब उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन मॉनेटरी टर्म्स। तो दिस मेथड refers the activity okay, this method refers to the activity devoted to attaching money estimates to the nature of firm's internal organization and external customer। अब क्या होता है, कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एबल एम्प्लॉय है, गुड, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, अगर वो चला जाएगा छोड़कर तो क्या हो जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्थलेस हो जाएगी। ओके, तो इसमें ऐसे डिटरमाइन किया जाता है कि ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड में कि एम्प्लॉय की वर्थ क्या है इन मॉनेटरी टर्म्स, तो फिर उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट है दैट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग। एक शॉर्ट फॉर्म भी है दैट इज कॉल्ड बार्स। ठीक है,
इसमें क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बताते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉय, और जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होते हैं, सॉरी क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज का कोई एक बहुत अच्छा बिहेवियर जो कि बहुत मेमोरेबल है, उसने कुछ अच्छा काम किया था, तो कोई इंसिडेंट हुआ था रिगार्डिंग दैट एम्प्लॉय, तो उसके बेसिस पर उसको जज किया जाता है। ओके, राहुल इज आस्किंग प्रैक्टिस टेस्ट के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी है क्या? यस राहुल, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप पर, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है सारा हमारे ऐप पर सब कुछ मिलेगा फ्रॉम A to Z। चलो, देयर इज अ टर्म नेम्ड पोटेंशियल असेसमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट तो हो गया, परफॉर्मेंस का असेसमेंट। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल असेसमेंट? पोटेंशियल असेसमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन हिज करंट जॉब। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसकी जो आने वाली जॉब है उसको कैसे पता चलेगा एम्प्लॉय को कि वो कैसा परफॉर्म करेगा? अगर उसको जज किया जाता है उसके प्रीवियस जॉब पर, उसके परफॉर्मेंस पर, और नेक्स्ट फ्यूचर जॉब भी सिमिलर है, तो ठीक है, रिलेटिव है कि ठीक है उसका परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम उसको फ्यूचर जॉब के लिए इवेल्युएट कर रहे हैं। बट व्हाट इफ द फ्यूचर जॉब इज डिफरेंट? उसका जो प्रेजेंट जॉब एंड फ्यूचर जॉब है वो दोनों डिफरेंट है, तो उसका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर हम जज नहीं कर सकते। तो देयर इज अ न्यू टर्म नेम्ड पोटेंशियल असेसमेंट। ठीक है, तो जो भी इनएडिक्वेसी थी इसमें परफॉर्मेंस में वो हम रेक्टिफाई करते हैं बाय पोटेंशियल असेसमेंट। तो पोटेंशियल असेसमेंट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल and to identify the potential of a given employee to occupy higher positions in the organizational hierarchy and undertake higher responsibilities। इसमें पोटेंशियल को जज किया जाता है, एम्प्लॉय का जो पोटेंशियल है उसको जज किया जाता है एंड डिटरमाइन किया जाता है वेदर ही इज एलिजिबल फॉर फ्यूचर जॉब्स, प्रमोशंस, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब आपने देखा होगा एक टर्म है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, वो भी कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल असेसमेंट। हो सकता है एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रेजेंट जॉब में, बट फ्यूचर जॉब में जो है वो क्वालिटीज ही नहीं चाहिए जो कि प्रेजेंट जॉब में चाहिए, बट पोटेंशियल पता है कि पोटेंशियल बहुत अच्छा है एम्प्लॉय का, तो उसको सक्सेशन प्लानिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा रिगार्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल असेसमेंट। नाउ वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज। अच्छा, तो जो फर्स्ट एमसीक्यू दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल विच इज नॉट अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो अभी मैंने बताए थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, तो आपको याद होंगे, तो आप बताओ इसमें से कौन सा मेथड नहीं है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल? चेकलिस्ट मेथड हो गया, असेसमेंट सेंटर मेथड हो गया, पेयर्ड कंपैरिजन हो गया, या नन ऑफ द अबव? चलो बताओ ABCD क्या है इसका करेक्ट आंसर? देखो, अगर इसका और भी डिटेल वर्जन चाहिए या डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग एनी टॉपिक। तो हमारा ऐप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। चलो बताओ ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर है? नॉट अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पुनीत हैज गिवन C, श्रुति ने भी C दिया है। चलो तो हम चलते हैं यहाँ पे। देखो इसमें देखो, आप लोग आंसर दे रहे हो C, दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन, तो वो तो ऑलरेडी है ना पेयर्ड कंपैरिजन। चेकलिस्ट भी है, असेसमेंट सेंटर मेथड भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज D। ये सारे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं। ठीक है, तो आंसर D होगा,
क्योंकि ए बी सी सब हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिसाइडिंग हाउ टू फिल कंपनीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, तो बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, सक्सेशन प्लानिंग, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स और कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग। अभी जस्ट मैंने ये टर्म यूज किया था जो इसका आंसर है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाउ टू फिल कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल सीईओ है, तो क्या होता है हमेशा लाइफ टाइम तो वो सीईओ नहीं रह सकता है जो भी पर्सन है, तो उसकी सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब उसके जाने के बाद हु विल बिकम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंपनी। तो जो टर्म है दैट इज सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेसर ढूंढ रहा है, मतलब जो फ्यूचर में हमारा सीईओ होगा, सक्सेसर होगा, ही इज डिसाइडिंग। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। ओके, काफी इजी था, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, बट एचआरएम का टॉपिक ही होगा वो। तो कल फिर से ज्वाइन करेंगे और ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।